उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज ही हम क्लास 6 की जो मैथ है उसका यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 हम सॉल्व करेंगे। यूनिट जो है ये इसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हमने प्रीवियस वीडियो में हमने जो एक्सरसाइज थी 6.2 उसमें हमने प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम प्रोपोर्शन में ही पढ़ेंगे, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन होती क्या है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। वर्ड प्रॉब्लम्स हैं तो वीडियो इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें। कोई भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो सकता है और यकीन करें हर क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से मुख्तलिफ है। तो मुख्तलिफ इन द सेंस ऑफ कि वर्डिंग मुख्तलिफ है और उनकी प्रैक्टिकलिटी जो है वो मुख्तलिफ है, लेकिन उनके मेथड सेम होते हैं। तो मतलब जाहिर सी बात है जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो उसके 2-3 क्वेश्चन होंगे तो वो मेथड सेम होगा, ठीक है। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम कहते हैं किसको है। एक इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से चीज़ समझाई है हम कि जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया है कि क्वांटिटी ऑफ पेंसिल एंड कॉस्ट, ठीक है, इनका रेशो है। अब एक पेंसिल है तो उसकी कॉस्ट है 5, तो जाहिर सी बात है जब पेंसिल 2 हो जाएंगी तो कॉस्ट क्या हो जाएगी 10, फिर 3 पेंसिल हो जाएंगी तो कॉस्ट हो जाएगी 15 और 4 पेंसिल हो जाएंगी तो उसकी कॉस्ट हो जाएगी 20। अब आप यहाँ पे एक बात नोट करें, जैसे आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हो तो कॉस्ट भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो जब आप एक चीज बढ़ा रहे हो और एक चीज के बढ़ने की वजह से दूसरी चीज भी बढ़ रही है, जैसे यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा रहे हो तो कॉस्ट बढ़ रही है, ऐसे प्रोपोर्शन को हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और हम इसको इस तरीके से ये एरो जो बता रहे हैं, ये एरो हमें इंडिकेट करते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। अब वहीं पे ही अच्छा यहाँ पे एक और इन्होंने बात बताई है। यहाँ पे अगर हम कह लें कि ये वाला पूरा जो नोट इन्होंने लिखा है कि जो अबव चार्ट है जो रेशियो है बिटवीन 1 पेंसिल या 2 पेंसिल या 1 2 3 पेंसिल, इनका सेम ही होगा, ठीक है। तो जो 5 10 या 15 तो इनका रेशियो सेम ही होगा, ठीक है। द रेशियो बिटवीन 1 पेंसिल एंड 2 पेंसिल इज सेम एज बिटवीन द कॉस्ट 5 10, मतलब जो कॉस्ट और हम पेंसिल 1 पेंसिल 2 का देखें तो वो सेम ही होगा, ठीक है। अच्छा इन्होंने कुछ और एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे मोर कंस्ट्रक्शन तो मोर मटेरियल, बिल्डिंग आप ज़्यादा बनाएंगे तो मटेरियल भी ज़्यादा आएगा। उसके बाद लेस मनी तो लेस शॉपिंग। अच्छा ये सिर्फ बढ़ने से नहीं है, कम होने से भी है। अगर यहाँ पे जैसे पैसे कम होंगे तो शॉपिंग कम होगी, ये भी आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अच्छा मोर स्टूडेंट्स तो मोर टीचर्स, ठीक है, यहाँ पे भी आप स्टूडेंट्स बढ़ा रहे हो तो टीचर की डिमांड भी बढ़ रही है। देन लेस वर्कर्स लेस वर्क, ठीक है। अब वैसे तो अगर वर्कर्स कम हो तो काम बढ़ जाता है, कम तो होता नहीं है, लेकिन उन्होंने एग्जाम्पल दिया है तो समझ लेते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। अब हम आते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन को भी हम चार्ट के थ्रू समझेंगे। इन्होंने नंबर ऑफ पर्सन्स बताया है और टाइम बताया है। जैसे हम ये देख लेते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन्स बेसिकली वर्कर्स हैं और अगर हम 16 वर्कर्स बुलाते हैं काम सेम ही है तो वो 5 घंटे ले रहे हैं। और अगर हमें वर्कर्स कम कर दूं, ठीक है, वर्कर्स कम कर दूं तो ऑब्वियसली है, ऑब्वियस बात है कि जो उनका टाइम होगा वो फिर बढ़ जाएगा। मतलब आपने एक चीज कम की, उस कम होने की वजह से दूसरी चीज जो बढ़ गई, तो इसको हम कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर हम यहाँ पे देखें तो इन्होंने 2 पर्सन तो 40 आवर्स लग रहे हैं, फिर 4 पर्सन तो 20 आवर्स, 8 पर्सन तो 10 आवर्स, 16 पर्सन तो 5 आवर्स। ये क्या करें जब नंबर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम ये कहेंगे अगर हम नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ा रहे हैं तो टाइम कम हो रहा है, या अगर हम ये कहें कि नंबर ऑफ पर्सन्स हम कम करेंगे तो टाइम बढ़ेगा, ठीक है। तो अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पे कहा है कि लेस स्पीड मोर टाइम टेकिंग। अगर आप कहीं जा रहे हो और आपने गाड़ी की स्पीड कम रखी है तो ऑब्वियसली आपको टाइम ज़्यादा लगेगा अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए।
अगर आप गाड़ी की स्पीड ज़्यादा करोगे, आपने एक चीज़ बढ़ा दी तो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक चीज़ आपने बढ़ाई तो टाइम आपका कम हो जाएगा। वहीं पे ही ज़्यादा टाइम ज़्यादा आ रहा है बिकॉज लेस वर्कर रिक्वायर्ड, और लेस टाइम मोर वर्कर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल अगर आपके सामने रख दूँ, ये देखें, जब आपके दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो तो हम इनको तो सिंपली ऐसे ही रखते हैं, ये देखें, ठीक है। और जब आपका इन्वर्स प्रोपोर्शन हो, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको खुद फील होगा कि इन्वर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, ये देखें, इस तरीके से आप रख लें 4, 5, 10x, और जब इस तरीके से होगा तो 5, 3, ये इस तरीके से। खैर, स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले एक्सरसाइज है 6.3 कि एमएस सिक्योर 60 मार्क्स इन अ पेपर ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है, what shall be his score if the papers were of 75 marks। मतलब अहमद ने 100 मार्क्स में से 60 मार्क्स लिए हैं, तो बताएं कि जब टोटल मार्क्स 75 होंगे तो उसमें से उसने कितने लिए, कितने लेगा, तो कितने लिए, सॉरी। तो आप देखिए, यहाँ पे हम पहले समझने की कोशिश करेंगे कि इट्स अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। अब देखें, जब मार्क्स ज्यादा हैं, ठीक है, तो उसने 60 लिए हैं। अब ठीक है, अगर आप टोटल मार्क्स कम करोगे तो ऑब्वियसली आपके जो ऑब्टेन मार्क्स है वो भी कम हो जाएंगी। ठीक है, तो एक चीज आपने कम कर दी, उस कम होने की वजह से दूसरी चीज पे इफेक्ट आ रहा है, वो भी कम हो रही है, तो ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब हम इसको रखते हैं। ठीक, हमें ये तो पता चल गया कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो हम इसको सिंपली जैसे हम प्रोपोर्शन मालूम करते हैं वैसे ही इसको करेंगे। तो एच का मतलब है सिक्योर, जो उसमें ऑब्टेन की, जो हासिल की, रेशो किसमें से, टोटल मार्क्स में से, मार्क्स मतलब टोटल की बात कर रहा है, इक्वल अगेन सिक्योर और मार्क्स। तो सिक्योर कितनी की इसने, 60 आउट ऑफ 100। ठीक है, और इसका हमें मालूम करना है, और ये हो जाएगा 75। अब एक बात यहाँ पे आप याद रखें कि जब 100 में से ये 60 ले रहा है तो 75 में से जो भी लेगा वो 60 से कम होनी चाहिए। ये हमारा एक माइंडसेट बन जाना चाहिए, क्योंकि जब हम ये कर लेंगे तो फिर हमारा आंसर हमें मैच करने में आसानी होगी। क्योंकि 100 में से 60 रेशो ये बन रहा है, 100 में से ये रेशो बन रहा है 60, तो 75 में जाहिर सी बात है उसका कम बनेगा। तो इसको हम करते हैं सिंपली उसी तरीके से जो हम करते थे, मीन टू मीन एंड एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम। तो 100 अब हम मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, और 60 मल्टीप्लाई होगा 75 के साथ। अब x, इसको 100x कर लेते हैं, और 60 और 75 जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4500। अब x हमें आइसोलेट करनी है, तो ये 100 जो x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो x इज इक्वल टू 45 और ये 100। अब जब 4500 के साथ 100 डिवाइड करेगा तो सिंपली इसका आंसर आएगा 45। तो एक्चुअली 100 में से 60, अगर पेपर 75 का हो तो वो 45 मार्क्स लेगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा अब है जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द वेट ऑफ 5/9 ऑफ अ पीस ऑफ मेटल इज 35 kg। व्हाट इज द वेट ऑफ 2/7 ऑफ द पीस। तो वैसे जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं जब हम इनको कंपेयर करते हैं तो जो होल में होते हैं तो हमें इजी होता है कंपेयर करना कि हाँ जो 10 है वो 5 से बड़ा है और 5 जो है 10 से छोटा है। लेकिन जब बात फ्रैक्शन में आ जाती है तो थोड़ा हमें ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखें दो फ्रैक्शन है हमारे पास, 5/9 और 2/7। तो दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, तो हमें कंपैरिजन हम ऐसे नहीं कर सकते।
तो कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी होगी। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी फ्रैक्शंस वाली, तो उसमें मैंने आपको सिखाया हुआ है कि कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मालूम करते हैं। तो उसके थ्रू जब मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मालूम की तो एक का आया जो 5/9 है, उसका आया 35/54 और दूसरे का आया 18/54। अब हमें कंपैरिजन करने में आसानी होगी। तो आप देखें कि ये कह रहे हैं कि जिसकी वैल्यू मतलब ये वाला ना, इसका जो है वो है वेट 35 kg है। तो अगर हम 54 है उसमें से 35 हमने पीसेस उठाए हैं, तो उसका वेट जो बन रहा है वो बन रहा है 35 kg, ठीक है। और दूसरा जब हम 18 पीसेस उठाएंगे तो उसका वेट क्या बनेगा। अगर हम जनरली बात करें, जो एक हम कॉमन सेंस की बात करें, 35 पीसेस का जो वेट है वो 35 kg है। तो 18 का कितना आएगा, 18 का ऑब्वियसली 35 से कम ही आएगा, ठीक है। तो उसका उससे कम आएगा। अब हम देखते हैं कि मतलब जो इसका आंसर है वो कैसे। अब यहाँ से हमें अंदाजा हो रहा है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। देखिए एक चीज बड़ा ही है तो उसका वेट जो 35 है। अब अगर हम चीज कम लेंगे तो उसका वेट भी कम आएगा। तो उसको हम करते हैं सॉल्व। ये भी सिंपल डायरेक्ट प्रोपोर्शन की तरह ही है, 5/9 रेशो 35, ठीक है, और 2/7 रेशो x। तो ये अगेन मीन और एक्सट्रीम की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा 5/9 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई 2/7। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रही है, तो 7 1 7, 7 5 15। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे मैं कर लेती हूँ, ये हो जाएगा 5/9 x इज इक्वल टू 5 2 10, ठीक है। 5 2 10 हो गया। अब आप क्या करोगे, अब इसका जो है आपने किस तरीके से करना है, आप ये जो 9 है यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो यहाँ जाकर क्या करेगा, डिवाइड कर, यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा। तो ये हो जाएगा 10, ठीक है, ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 9, और ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे डिवाइड करेगा, ठीक है। तो सिंपली हम करते हैं 9 10 90, ठीक है, और ये 5। अब हम करते हैं 5 1 5, और यहाँ पे 4 चला गया था, 4 8 40। तो x के जो आंसर आया वो आएगा 18, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी कि किस तरीके से मैंने किया है। आप सिंपली देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, ये 35 खत्म हो गया, 5 जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। ये 9 जो है यहाँ पे डिवाइड है कर रहा है, तो यहाँ आकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में लेकर आ गए। 5 जो है x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ आकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, वो डिवीजन में आ गया। अब 9 10 90 हो गया। 5 की टेबल 90 पे 18 दफ़ा जाएगी, तो 18 कर लिया हमने। सिंपली जो हमारे पास वेट आया 2/7 का, वो आएगा 18 kg। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन से क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 3 पे। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 है कि ऑन अ मैप 80 किलोमीटर आर रिप्रेजेंटेड बाय 5 सेंटीमीटर। If the distance between two cities on the map is 15 centimeter, find the actual distance between them. तो कह रहे हैं कि जो मैप है उस पर 80 किलोमीटर आर रिप्रेजेंट बाय 5 सेंटीमीटर, मतलब किलोमीटर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख लिया है रेशोज। अब अगेन वही सेम तरीका होगा, ये मीन और एक्सट्रीम का। तो 5 x के साथ मल्टीप्लाई करेगा इक्वल 80 मल्टीप्लाई करेगा 15 के साथ। अब ये 5 जो है x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ जाकर क्या करेगा, डिवीजन में आ जाएगा। तो ये 80 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय 5। अब ये 5 की टेबल 5 1 5, 5 3 15। अब 80 जो है 3 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 240। x इज इक्वल टू 240, ये हमारा आंसर आ गया।
जैसे 240 किलोमीटर, देखिए यहाँ से हमने पीछे कहा था कि 5 सेंटीमीटर है तो 80 किलोमीटर है। जब अगर हम सेंटीमीटर ये वैल्यू बड़ी आ रही है तो ऑब्वियसली किलोमीटर की जो वैल्यू होगी वो 80 से बड़ी होगी, तो 80 से बड़ी है विच इज़ दी 240 किलोमीटर। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फॉर डजन ए कॉस्ट 60, मतलब 12 अंडों की जो प्राइस है वो 60 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 32 एग्स। तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, जब एग्स आप बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा ही होगी, 60 से ज़्यादा होगी, तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, अगेन एग्स कॉस्ट, एग्स एंड कॉस्ट। तो अगर 12 अंडे आपको 60 में पड़ रहे हैं तो आपने बताने हैं कि 32 एग्स की कितनी प्राइस होगी। तो ये रेशो है, तो ये मीन और एक्सट्रीम का चक्कर है। यहाँ पे भी 12 एक्स इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 32। ठीक है, 12 जो एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई 32 अपॉन 12। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 160। तो 32 अंडों की जो प्राइस है वो 160 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि तबस्सुम अर्न 42,000 in a month and spends 39,800, मतलब कमाती इतना है, खर्चा इतना करती है। तो आपने उसकी ये रेशो बताना है, सेविंग टू हर इनकम एंड उसके खर्चा और उस इनकम का भी आपने रेशो बताना है। तो 2 रेशो आपने यहाँ पे बताने हैं। एक रेशो है आपका कि उसकी सेविंग और इनकम का रेशो आपने बताना है कि सेव कितना कर रही है, और उसके जो है सेव और इनकम का आपने रेशो बताना है। तो सेव कितना करिए वो हमें पता कैसे चलेगा, तो आप क्या करोगे, 42,000 में से 39,800 आप माइनस करोगे, तो आपके पास बचेगा आंसर कितना, 22,000, तो सॉरी 2,200 बेसिकली, वो नंबर 2,200। तो 2,200 इसकी सेविंग है। तो आपने अब रेशो जो बताना है वो सेविंग और उसकी इनकम का बताना है। तो सेविंग कितनी है, वो ये है 2,200 रेशो, और ये सेविंग है। और इनकम मैंने जैसे पहले ही बताया कि जब भी आपको रेशो वाले क्वेश्चन हो तो पहले जो लिखा हुआ है वो ही लिखना होता है। यहाँ पे सेविंग पहले, तो सेविंग मैंने लिखा, इनकम है तो इनकम आप अभी लिखोगे, तो इनकम है 42,000। तो इसको सिंपल करने का तरीका क्या होता है, आप इसको सिंप्लीफाई करते जाते हो। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ इसको ठीक है, तो ये जो है नीचे आ जाएगा, मतलब यहाँ से हम कर लें तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0 0, ठीक है, या ये कह लें ये 2 0 चले गए, और ठीक है, मतलब ये मैं हटा दूँ। ये बेसिक मैथ का रूल होता है कि अगर मैं यहाँ से 2 0 हटा रही हूँ तो यहाँ से भी हट जाएंगे। अब मेरे पास यहाँ 22 और 420 का रेशो करना है, तो यहाँ पे तो मैं सिंपली 2 का टेबल लगा रही हूँ। 2 जब मैं 11 टाइम पढ़ूंगी तो 22, और यहाँ पे अगर 2 2 जा 4, 1 इस तरफ चला गया, 2 2 जा 4 और 1 तो नहीं जाएगा, ये 2 1 जा 2। तो इसका जो रेशो हमारे पास आया है वो आया है 11 रेशो 21, ठीक है, 11 रेशो 21 ये बन गया इसका, सॉरी 11 रेशो 210, यहाँ पे मैं मिस्टेक कर रही थी, तो 11 रेशो 210 ये बन गया किसका, सेविंग और उसकी इनकम का। अब जो दूसरा इन्होंने कहा है एक्सपेंडिचर और उसकी इनकम का आपने बताना है कि उसके एक्सपेंडिचर्स कितने हो रही हैं, और तो ये भी आप सिंपली कर सकते हो एक्सपेंडिचर्स रखकर, तो 199 रेशो 210, तो ये मिलेगा इसका। आप करके देखिएगा, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि इफ नवीद कैन रीड 45 pages of book in 75 minutes, find the time it take to read the 876 pages। तो 45 पेजेस के लिए 75 मिनट्स ले रहा है,
तो जब पेजेस आप बढ़ा दोगे तो ऑब्वियसली आपका टाइम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हैं 45:75 इक्वल 876/x। तो ये भी मीन और एक्सट्रीम की बात होगी। 45x = 75 × 876। तो 45 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इस तरफ जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो जब आप सिंपली इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1460 मिनट्स। 1460 मिनट्स में वो कंप्लीट कर रहा है कितने पेजेस, 876 पेजेस को। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 7 आप कर लीजिएगा, इट्स इजी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इफ वर्कर्स कंप्लीट अ वर्क इन 6 डेज, अगर वो 6 दिन में जो है वो कर रहे हैं, ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ डेज, मतलब 80 वर्कर्स 6 दिन में काम पूरे कर रहे हैं, तो फाइंड द डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम बाय वर्कर्स। तो आप जब वर्कर्स 80 हैं और 6 दिन में कर रहे हैं, अगर आप वर्कर्स कम करेंगे तो ऑब्वियसली आपके डेज बढ़ेंगे। तो आप एक चीज़ कम करने की वजह से आपका दूसरा काम, मतलब जो है चीज़ बढ़ रही है, तो वो आपका इन्वर्स प्रोपोर्शन है। ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो इन्वर्स के लिए मैं तो इस तरीके से करती हूँ कि इसको मैं इस तरीके से रखती हूँ, ये वर्क और डेज। अब ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 80 दिन में 80 वर्कर्स 6 दिन में कर रहे हैं, तो और 10 वर्कर्स कितने में करेंगे, x। तो आप सिंपली इसको किस तरीके से, आपको पता है इन्वर्स प्रोपोर्शन है, तो आप यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इन्वर्स में आप इस तरीके से करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये हो जाएगा 10, रखने का मैं बता रही हूँ, तो ये 10/6, जैसे नहीं हम मीन और एक्सट्रीम करें, ये इस तरीके से होगा 10/6, ठीक है। और हो जाएगा आपका ये 10 आपका क्या है, वर्कर्स, और ये डेज, और फिर वर्कर्स कितने 80 और ये x। इस तरीके से आप कर लें, तो ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें। मैंने इसको इस तरीके से रखा, फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब क्रॉस किया 6 के साथ 80x के साथ, फिर आपने उसको उस तरीके से प्रोपोर्शन में रखा। अब हम इसको वैसे ही जैसे हम सॉल्व करते हैं, 10x = 6 × 80, और ये सिंपल वैसे ही जैसे हम करते हैं, 10 × 10, ठीक है, और ये हो जाएगा 48। तो 48 डेज में बेसिकली जो वर्कर्स हैं ये काम पूरा करेंगे। तो ये एक ही सवाल जो था, मतलब ये 8 वाला इन्वर्स का है, बाकी जितने हमने किए हैं वो डायरेक्ट थे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अगर आपको लगता है कि आंसर्स में कहीं इशू है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं रिव्यू कर दूंगी, और फिर इससे मेरी भी नॉलेज में इजाफा होगा, मुझे पता चलेगा कहाँ मैं गलत हूँ, और एक आपको भी थोड़ा बहुत एक हो जाएगा आइडिया कि हाँ आप अच्छी खासी मैथ आ रही है, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह हाजिर होंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। हाजिर होंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।